नमस्कार दोस्तों, कलाम इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल अलवर पर आपका स्वागत है। मैं मेमोरी गुरु नफीस खान हिंदी। हमने पिछले 3 पार्ट डाले हैं, जिसमें पहले पार्ट में हमने स्वर पढ़ाए थे, दूसरे में स्वरों का वर्गीकरण और तीसरे पार्ट में हमने स्टार्ट किया था व्यंजनों को। व्यंजनों के पार्ट के अंतर्गत आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देते हैं कि हम इस समय कहाँ पर हैं। तो हमने व्यंजन पढ़ाए थे और व्यंजन के अंतर्गत हमने पार्ट किए थे व्यंजनों की संख्याओं पर। तो 3 तरह के होते थे, मूल व्यंजन, और इसके बारे में पूरा वर्गीकरण आपको देखना है तो लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। मूल व्यंजन, फिर हमने पढ़ा था संयुक्त व्यंजन और इसके बाद विकसित व्यंजन। और विकसित व्यंजनों की संख्या आपको याद भी होना चाहिए। मूल व्यंजनों की संख्या 33। स्टोरी भी बताई थी मैंने आपको, याद करने का तरीका क्या है। मूल व्यंजन के बाद इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है स्पर्श, दूसरा होता है अंतःस्थ और दोस्तों तीसरा होता है ऊष्म वर्ण। तो इन वर्णों के बाद हम सबसे पहले हमने इसका अध्ययन हमने अच्छी तरह से कर लिया था और आज के वीडियो में हम अंतस्थ और ऊष्म दोनों वर्णों को पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस अंतःस्थ और ऊष्म वर्णों को। तो शुरू करते हैं। अंतःस्थ वर्ण बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णों में से एक है ये, क्योंकि हमारे हिंदी शब्दकोश का आधार भी इन पर डिपेंड होता है काफ़ी। तो चलो दोस्तों, अंतःस्थ वर्ण। दोस्तों अंतः का मतलब होता है अंदर और स्थ का मतलब होता है स्थित, यानी कि वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय हमारी श्वास अंदर की ओर खींचती है, वे अंतःस्थ वर्ण कहलाते हैं। जैसे मैं बोलूँगा ये, तो सांस अंदर जाएगा। हालांकि जैसे श श श बोलूँगा तो हवा बाहर आएगी, लेकिन 4 वर्ण हैं ये, रे, ले और वे। ये, रे, ले, वे, ये अंतःस्थ वर्ण आते हैं और इनका जो क्रम रहेगा वो हमारे हिंदी भाषा में या हिंदी के शब्दकोश में, हिंदी में या हिंदी के शब्दकोश में यही क्रम रहता है मेरे मित्रों। हालांकि रीट वाले स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये अगर हिंदी के अनुसार है तो थोड़ा हमारी लैंग्वेज संस्कृत भाषा के अनुसार हमारा जो क्रम रहता है वो ये, वे, रे, ले होता है। कई बार कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सीधी सी बात है, जैसे ट्रीटमेंट लगाई है वैसे तो याद करने की जरूरत नहीं है। ये, रे, ले, वे। हिंदी से तो हमें लव है, हमें प्रेम है, लेकिन जो संस्कृत पढ़ते हैं उसमें हम, मेरे को तो भाई मेरी तो रेल बन जाती है लास्ट में। तो ये, रे, ले, वे, ये तो हो गया हिंदी में। संस्कृत में होता है ये, वे, रे, ले। तो दोस्तों इन वर्णों के बारे में क्या क्या पूछा जाता है, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, तो आइए जानते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी सांस अंदर की ओर जाती है अंतःस्थ वर्ण कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। हिंदी में ये हैं, संस्कृत में ये हैं। आप क्रम को ध्यान रखना। और अगर आपको स्क्रीनशॉट करना है, कुछ भी लिखना है, तो पहले मैं पूरे बोर्ड को भर देता हूँ अपने नॉलेज से, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट करिए। उतारना चाहो तो उतारो, और आप जैसे कमेंट्स बॉक्स पे नंबर डालेंगे तो हम आपको इनकी PDF फाइल भी आपको सेंड कर देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, संस्कृत क्रम के अनुसार पढ़ते थे ये और वे की। तो सबसे पहले ये और वे। आइए दोस्तों, ये और वे के बारे में अगर थोड़ा बताना चाहूँ तो ये ध्यान रखना, ये जो ये है इसका निर्माण ई के साथ अन्य स्वर मिलाने से हुआ है। लाइक दैट, हम ई के साथ अगर ए मिलाते हैं तो ई प्लस ए से बनता है दोस्तों ये, और ऊ प्लस ए के निर्माण से बनता है वे। अब ध्यान से देखने वाली बात ये है कि इनका निर्माण 2 स्वरों से हुआ है। ई, ए। हमारे अलवर भरतपुर क्षेत्र में मेवात क्षेत्र अधिक है, तो मैंने तो याद करने का तरीका बताया, वैसे ये ध्यान रखना यण संधि में है। इसमें ई के सामने आता है अति प्लस आचार बराबर अत्याचार, सेम वही पैटर्न है। तो हम जैसे अलवर में बोलते हैं इजारो, इसका मतलब यह जा रहा। जब हम कहते हैं उजारो, या मतलब वह जा रहा। हमारे मेवाती लैंग्वेज में गाना भी है, कभी इतलू गिरे कभी उतलू गिरे। ई का मतलब यह जा रहा है, कभी यहाँ गिरता है कभी वहाँ गिरता है। तो हमें ई का मतलब ये और ऊ का मतलब वे। गौर से देखा जाए तो ये और वे को, इनका निर्माण स्वरों से हुआ है। इसका भी स्वर, इसका भी स्वर, ये भी स्वर, लेकिन ये बने क्या हैं, व्यंजन है। तो समस्या ये आती है जब इनके जिसके जन्मदाता है वो ही स्वर है, तो फिर ये व्यंजन कैसे हो सकता है। इसलिए कई बार विवादास्पद होता है। इसीलिए कई बार प्रश्न आ चुका है, ये स्वरों के निर्माण से बने हैं। ये ई प्लस ए, वे ऊ प्लस ए, इनका निर्माण स्वरों से हुआ है, किंतु आते हैं ये व्यंजन में, इसलिए इन्हें हम स्वर
और व्यंजन के बीच की कड़ी कहते हैं। व्यंजन के बीच की कड़ी कहते हैं दोस्तों, बीच की कड़ी कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखा जाए तो इन्हें हम अर्ध स्वर भी कहते हैं, क्योंकि आधे स्वर की तरह बोलते हैं। स्वर मैंने आपको बताया था, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख अवयव आपस में स्पर्श ना करे, जैसे ए आ ई कुछ टच नहीं कर रहा, ऐसे ही य व। गौर से देखा जाए तो ये आधे स्वर के जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। फिर मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे ये प्रश्न पूछा था कि क्या सर हम इन्हें अर्ध व्यंजन कह सकते हैं? तो दोस्तों बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि इनके लक्षणों के कारण ये अर्ध स्वर कहलाते हैं, लेकिन अर्ध व्यंजन इसलिए नहीं है क्योंकि ये लिस्ट तो व्यंजन में आ रहे हैं, इसलिए व्यंजन तो ये पूरे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन इन्हें कहा जाता है अर्ध स्वर। तो दोस्तों ये और वे के बाद अगर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं तो वो पढ़ते हैं रे को। अब रे की बात करें तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रे, आप जब रे बोलोगे ना तो आपकी जीभ ऐसे वाइब्रेट होगी, कंपन होगा इसमें। वैसे सगोश वर्ण में आता है, ये ध्यान रखना। और जिसमें रे मिल जाएगा, त्रे श्रे, वो सारे सगोश होंगे। हालांकि कई विद्वानों ने संयुक्त वर्णों का अघोष सगोश की लिस्ट नहीं तैयार की है, मैं आपको अघोष सगोश और भी अच्छा बताऊंगा। लेकिन रे के बारे में बोलो, रे जैसे आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, जैसे बोलते ना मोटर कैसे स्टार्ट करते, तो रे बोलते समय आपकी जीभ में कंपन होता है दोस्तों। तो एक वर्ड लिख रहा हूँ, तनिक ध्यान से देखना। मूल शब्द है कंप, और इसमें सबसे तेज उच्चारण होता है, इसलिए प्रे कंप और इत प्रत्यय लगा होता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं प्रकंपित वर्ण। खास तौर से रीट के क्वेश्चनों में ये प्रश्न जरूर आते हैं कि ऐसे शब्द को छांटे जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। तो इसमें मूल शब्द है कंप, प्रय उपसर्ग है और इत प्रत्यय है, इसलिए इसे प्रकंपित वर्ण कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इनका उच्चारण करते समय आपकी जिह्वा में बहुत तेज कंपन होगा। एक बार छोटे मोटे एग्जाम में आया था कि रे का उच्चारण करते समय कंपन कहाँ होता है, तो दोस्तों उस समय मुझसे छोटे, उस समय नॉलेज तो था नहीं, रे बोलते समय मैंने गलत कंपन कर दिया। लेकिन ध्यान रखना, रे बोलते समय आपकी जिह्वा में कंपन होता है। किस में कंपन होता है दोस्तों? इसमें होता है जिह्वा में कंपन, जिह्वा में कंपन होता है दोस्तों। इसके बाद की अगर हम बात करें तो आगे चलते हैं रे। रे के बाद आगे चलते हैं ले के बारे में। तो ये जो ले वर्ण है दोस्तों, इसको तनिक ध्यान से देखना। एक वर्ड आता है पार्श्विक। कैसा वर्ड आता है? पार्श्विक आता है। ये देखो दोस्तों, पार्श्विक। वैसे ये ध्यान रखना, ये एक तत्सम शब्द है और इसका शब्द बिगड़कर, पार्श्विक का बिगड़कर पड़ोसी शब्द हुआ है, पड़ोसी। और पड़ोसी आपके होते हैं अगल बगल। ऐसे ही ध्यान रखना, एक बार पूछा गया था पार्श्विक का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो दोस्तों पार्श्विक का शाब्दिक अर्थ होता है अगल बगल। और एक और आएगा अभी लुंठित, क्योंकि लय को लुंठित भी कहा जाता है। और लुंठित का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों टेढ़ा मेढ़ा। अब वो प्रश्न पूछ ले कि लुंठित का शाब्दिक अर्थ होता है अगल बगल, टेढ़ा मेढ़ा, दाएं बाएं, तो आपको ध्यान रखना है पार्श्विक का मतलब होता है अगल बगल और लुंठित का शाब्दिक अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा। तो ये ध्यान रखना, पार्श्विक क्या, जब आप ले बोलोगे ले, तो आपकी जीभ के अगल बगल से ना सांस अंदर की ओर जाएगी। ये भी ध्यान रखना। प्रश्न आ सकता है कि लय को पार्श्विक कहते हैं क्योंकि लय का उच्चारण करते समय सांस जीभ के अंदर, सांस अंदर की ओर जाती है कि बाहर जाती है। तो दोस्तों ये वर्ण चल रहे हैं अंतःस्थ वर्ण, इसलिए सांस लय बोलते समय अंदर जाएगी। देखो लय बोलेंगे तो जीभ के अगल बगल से सांस अंदर जाएगी, इसलिए हम लय को क्या कहते हैं दोस्तों? पार्श्विक वर्ण कहते हैं। और लय लिखावट, अगर आप लय लिखोगे तो जितना ज़्यादा टेढ़ा लिखोगे उतना ही टेढ़ा मेढ़ा अच्छा लगेगा। इसलिए ध्यान रखना दोस्तों कि अगर कोई पूछे कि लिखावट की दृष्टि से, लिखावट की दृष्टि से लुंठित कौन सा है, तो सीधा सीधा आंसर आएगा लय। लेकिन यही प्रश्न अगर आए कि उच्चारण की दृष्टि से लुंठित कौन सा है, उच्चारण की दृष्टि से, बोलने की दृष्टि से अगर टेढ़ा मेढ़ा पूछे तो दोस्तों उच्चारण की दृष्टि से रे लुंठित है, रे लुंठित है। और अगर बात करें लिखावट की दृष्टि से लुंठित कौन सा है, तो दोस्तों ले लुंठित होगा। इसके बाद हम इतना सा जानना चाहेंगे कि इनका उच्चारण स्थल क्या है, तो एक चार्ट यहाँ पे बता देता हूँ। उच्चारण स्थल,
हमारे आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ 5 मुख्य अवयव होते हैं। कंठ, हमारे अंदर जो कागला होता है, तालु, ये तालु होता है जहाँ पर लाइक दैट देसी घी के लड्डू चिपकते हैं, इसको कह सकते हैं कंठ। तालु, मूर्धा किसे कहते हैं, ऊपर के दांत के अंदर ये दाने दाने हैं। फिर दंत, फिर ओष्ठ, ये 5 मुख्य अवयव हैं। सबसे पहले मैं चारों वर्ण लिख देता हूँ, ये, रे, ले और वे। और जिन स्टूडेंट्स को ये उच्चारण स्थलों के बारे में अच्छी तरह समझना है तो मैंने स्वर का पार्ट फर्स्ट डाला है, आप मैंने उसका डायग्राम भी बनाया है, अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, तो उसे देख सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं ये की। तो दोस्तों हमने बोला था कि ये ई से बना है और उच्च, अगर आप स्वरों का वर्गीकरण पढ़ोगे, मैंने पढ़ाया है, उसका लास्ट जो आधार है उच्चारण स्थल के आधार पर स्वर, तो उसमें ई तालु याद होगा। ई तालु, ई बोला जाता है तालु से। अरे जब ई तालु से है तो ई के बाद बना इस ई किससे है, कैसे, तो इसका उच्चारण स्थल भी तालु होता है। जब संस्कृत के आप पाणिनि के सूत्र विधि पढ़ोगे, उसके अंदर एक सूत्र आता है इचु यशाणाम, ई और ये और चे का पूरा वर्ग तालु से बोला जाता है। फिर आप बोलो रे, तो स्वरों में री मूर्धा में था और यहाँ पर रे मूर्धा में है, तो ये हो गया मेरे दोस्तों मूर्धा में। अब बात करते हैं ले की। एक बार आप ले बोलो, ले ले, तो जीभ जो है वो दांतों के अड़ रही है, तो ये तो निश्चित है कि ये दंत वर्ण है। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब दांत नहीं रहते हैं तो हम मसड़ों से भी बोलते हैं और मसड़ों को कहते हैं वर्त से वर्ण। तो ले कैसा होगा दोस्तों, वर्त से वर्ण हो गया। एक बार आप वे बोलिए, वे, तो आपके दांत और होठ दोनों भिड़ते हैं, वे, तो इसीलिए ये हो गया वे। दांत और ओष्ठ की संधि होती है दंतोष्ठ, हालांकि ये दंतोष्ठ होना चाहिए लेकिन संधि के नियमों के अनुसार यह अपवाद है। दंतोष्ठ डबल मात्रा नहीं होगी, दंतोष्ठ एक मात्रा ही आएगी, वो आपको संधि में थोड़ा क्लियरिफिकेशन करा दिया जाएगा। फिलहाल ये इनके उच्चारण स्थल हैं। तो दोस्तों आपके लिए कमेंट्स बॉक्स में प्रश्न है ये रहेंगे कि मूल व्यंजन होते हैं 33 और 33 मूल व्यंजनों में ऐसा कौन सा व्यंजन है जो द्विस्थानीय है, जो 2 स्थानों से बोला जा रहा है। तो इधर कमेंट्स कीजिए, देखिए ये 2 से बोला जा रहा है दंतोष्ठ। और सेकंड ग्रेड 2011 में प्रश्न आया था वर्त से वर्ण कौन सा है, तो इसका आंसर रहेगा मेरे दोस्तों ले। इनसे रिलेटेड हाँ एक बात और है, शब्दकोश ये लगेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शब्दकोश। अगर शब्दकोश क्या है, जो बच्चे नए हैं उनको बता देता हूँ। मान लो किसी का नाम यमन है, किसी का नाम राजू है, किसी का नाम लोकेश है, किसी का नाम वरुण है, और ये चारों बच्चे अगर क्लास में पढ़ रहे हैं तो इनमें रोल नंबर वाइज हिंदी के अनुसार पहले कौन आएगा, तो हिंदी के अनुसार मेरे मित्रों आएगा ये और फिर आएगा रे, फिर ले, फिर वे। ये हिंदी शब्दकोश के अनुसार है फर्स्ट ग्रेड में। और ये ध्यान रखना जो मेरी ये वीडियो है, हालांकि नेट के फॉर्म कल 16 मई को इसकी लास्ट डेट रही, 16 मई 2020 नेट जीआरएफ की लास्ट डेट रही है। लेकिन इतना ध्यान रखना शब्दकोश के अनुसार हमारे नेट जीआरएफ और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड इन सभी क्वेश्चनों को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये वीडियो ग्रामर आप कलाम इंस्टीट्यूट की एक भी नहीं छोड़ना। जितने भी ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे मैं वादा करता हूँ एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो कैसे ही टेढ़े मेढ़े बनाए, किसी भी प्रकार का प्रश्न बनाए, चाहे डीपली बनाए चाहे वैकल्पिक तौर पर बनाए, उससे कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल आप इनका ध्यान रखना, आप चाहें तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूँ। हाँ दोस्तों, तो ये है हमारे अंतःस्थ वर्ण। तो इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न है आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट्स बॉक्स पर हमें मैसेज कीजिए और जो भी क्वेश्चन होंगे आपके व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड कर दिए जाएंगे। हमने पूरा 3000 क्वेश्चनों का एक PDF तैयार किया है जो आपके नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अंतःस्थ वर्ण के बारे में आप समझ गए हो, तो हम नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अंतःस्थ के बाद हम प्रारंभ करते हैं मेरे दोस्तों ऊष्म वर्ण। तो ये यहीं पर समाप्त होते हैं। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं सर इनसे रिलेटेड ये रह गया या फिर हमें कुछ एक्स्ट्रा ये हुआ है, तो प्लीज़ हमें बताइए, हम आपकी उस समस्याओं का समाधान भी आपको करवाएंगे यूट्यूब क्लास पर। हाँ ये निश्चित है कि हर 6 वीडियो के बाद, हर 5-6 वीडियो के बाद अगर आपके कमेंट्स बॉक्स पर क्वेश्चंस आते हैं तो ये निश्चित है आपके कमेंट्स बॉक्स के पास एक क्वेश्चनों की जो वीडियो है, मैं आपको 7वीं वीडियो जो होगी उसके बाद मैं आपकी समस्यात्मक प्रश्न वीडियो बनाऊंगा। आपके जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आप उससे रिलेटेड हमें दे सकते हैं। इसके बाद हमारा इसके बाद नेक्स्ट वीडियो प्रारंभ होता है दोस्तों, उसका नाम है ऊष्म व्यंजन। वैसे हिंदी में एक वर्ड आता है ऊष्म, तो ऊष्म का मतलब क्या होता है, तो कुछ बच्चे मन में सोच रहे हैं ऊष्म का मतलब गर्म होता है,
और कुछ सोच रहे हैं ऊष्म का मतलब गर्म होता है। तो निश्चित है दोस्तों इन दोनों में से दोनों तो नहीं होंगे। इसे कहते हैं हम हिंदी में शब्द युग में एक जैसे दो वर्ण। जैसे हम बोलते हैं ना, एक तो बोलते हैं राज बोलते हैं और एक बोलते हैं राज। ये शब्द युग में दोस्तों राज का मतलब रहस्य होता है, सॉरी इस राज का मतलब होता है हमारा प्रशासन, शासन। और ये जो राज है ये अरबी भाषा का शब्द है राज। राज की बात बताएं, राज, राज का मतलब यहाँ पर रहस्य है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना, इस राज का मतलब शासन होता है, इस राज का मतलब होता है रहस्य। तो ये तो निश्चित है एक जैसे दो होने के कारण बस एक नुक्ता लगा, उसकी वजह से अर्थ चेंज हो गया। ऐसे ही यहाँ पर मैंने दो गर्म लिखे हैं, एक तो गर्म है और एक तो गर्म है, एक गर्म है। इसका मतलब होता है दोस्तों पक्षी और इसका मतलब होता है तप्त। इन शब्दों को जब मैं लिखता हूँ तो मुझे बाहुबली की मूवी की याद आ जाती है। बाहुबली मूवी में जब वो बाहुबली अपने कटप्पा मामा से पूछता है, जब दो पक्षी पेड़ पर प्रेम करते रहते हैं तो पूछता है मामा ये पक्षी कितना अच्छा प्रेम करे, इनको देखकर आपको कैसे लगता है। तो बाहुबली के मामा कहते हैं कि ऐसा लगता है कि इन पक्षियों को गर्म गर्म पानी में उबाल कर खा जाऊँ। तब मैंने सोचा ये अलग गर्म को डिफरेंट नहीं समझ पा रहा, ये तो गर्म है पक्षी और ये गर्म है तब तो उस वीडियो से पिक्चर से मुझे दोनों याद आ गए। पक्षियों को गरम गरम पानी में, ये गरम और ये गरम, थोड़ा डिफरेंट याद करने के लिए है छोटा सा ट्रिक, बाकी आप देख लेना। अब आप पढ़ाई पर आते हैं। तो ऊष्म का दोस्तों शाब्दिक अर्थ होता है गर्म, और वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म हवा बाहर निकलती है उसे कहते हैं ऊष्म वर्ण। पीटीईटी 2009 में इसके क्रम से रिलेटेड प्रश्न आया था। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये तो है वर्णों का क्रम, वर्णों का क्रम, वर्ण क्रम। और ये है से और है, ये इसका सही क्रम है। हालांकि विकल्प वाला हमें फिर अलग अलग विकल्प दे देगा, हो सकता है वो शे और है दे दे, हो सकता है वो शे और शे डिफरेंट दे दे। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ये है हमारे वर्णों का सही क्रम। और जो बच्चे बीएसटीसी की छोटी छोटी तैयारी कर रहे हैं और इसको इतनी बड़ी तैयारी करो याद करने का पैटर्न, तो याद करने का भी तरीका बताऊंगा। हम याद करने का तरीका रहेगा वर्णों के क्रम को याद करने का सूत्र, जिसे हम कह सकते हैं वर्ण क्रम सूत्र। से एक नाम याद कर लेते हैं शीला, और ये वाला शे आता है ऋषि में, तो शीला ऋषि की, इसकी को गोड़ा कर लेते हैं संगनी है, तो ये से आ गया, ये आ गया। तो शीला ऋषि की संगनी है, शीला ऋषि की संगनी है। अगर कोई बच्चा सूत्र भूल भी जाए, उल्टा हो तो उल्टा तो होगा ही नहीं कि ऋषि शीला की संगनी, ऐसा तो होगा ही नहीं। इसलिए इसको याद करने का तरीका भी है शीला ऋषि की संगनी है, और नहीं तो छोटी मोटी बातें हैं जिसको याद हो, से है। अब दोस्तों क्या है कि इनके बारे में हम इनके उच्चारण स्थलों को और पढ़ते हैं। उच्चारण स्थल ये बहुत ज़्यादा नेट जेआरएफ केवीएस के इंटरव्यू में पूछे जाते थे कि शय, इस शय को बोलते हैं, तो ये तो है तालु से। अभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तालु ये बोला जाता है मूर्धा से, और ये बोला जाता है दंत से, और ये है कंठ से बोलो या फिर काकल कहो या फिर इसे काकल्य ध्वनि कहो, कोई दिक्कत नहीं आता। काकल्य, वैसे कई विद्वान इसे कंठ नहीं मानते, और बात सही भी, जब विकल्प में काकल और काकल दोनों हो तो हमें कंठ को नहीं मानना चाहिए, लेकिन क्या करें, विकल्प के तौर पर कई विद्वानों ने दिया है। बात करते हैं तालु। जब आप शय बोलोगे, जैसे शालू या फिर मैं बोलूँगा शालू, तो शालू बोलते समय आपकी जीभ जो है वो तालवे को टच करती है, शालू। वैसे कई बच्चे सोचते हैं हमारे तो बोलते हैं तो सारी आवाज़ सेम आती है, तो याद करने का तरीका, नाम है शालू और उच्चारण स्थल हो गया तालु, टेंशन खत्म। और ऋषि बोलते हैं ऋषि, तो आपकी जीभ जो है ना शय बोलते समय मूर्धा को टच करती है, मूर्धा को। और सलमान खान, कई बार आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट्स में, जब वायरस बोलता है सारे के सारे बच्चे से बोलते हैं तो उसकी जीभ दांत पर अड़ती है, तो ये से बोलते हैं तो दांत पर अड़ती है। एक बात ये ध्यान रखना दोस्तों अवश्य रूप से कि इनके लिए हमारे क्या प्रावधान है, क्यों बुलवाए जाते हैं। पहली बात तो रीड के टीचर, जब स्टूडेंट कुछ ऐसे जबान से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे, टीचर वो बोलेंगे शंकर भगवान लिखो, और कुछ बच्चे उनकी आवाज़ सुनकर शंकर लिख देंगे, तो बच्चों की दृष्टि से वो गलत हो जाए, क्योंकि ये तो भगवान है और ये एक अलग अलग प्रजाति हो जाती है। इसलिए हमें इनका उच्चारण याद रखना चाहिए, शालू, मनीष और शय दंत।
खास तौर से भाषा शिक्षक के जितने भी अध्यापक हैं, चाहे वो हिंदी से रहे हों, चाहे संस्कृत से हों, चाहे इंग्लिश से हों, उनकी ज़बान का शुद्ध होना ज़रूरी है। हाँ, अन्य जितने भी कंपटीशन हैं उनमें फिज़िकली होना ज़रूरी है, दौड़ धूप सब करवाते हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती एकमात्र ऐसी भर्ती है जिसमें हमारे लिए कोई दौड़ धूप नहीं होती, कोई हाइट नहीं होती, बस हमें हमारे माइंड का टेस्ट दे करके कॉम्पिटिशन पास करना होता है। लेकिन शिक्षक जो बनते हैं खास तौर से हिंदी इंग्लिश के, तो उनसे स बोलते समय दिक्कत आती है। अब मैं किसी दोस्त से पूछता हूँ, मान लो किसी का नाम शंकर है, उससे पूछता हूँ तो तेरे नाम में कौन सा श है, तो बोलेगा वो दुआ वाला श आ रहा है, 21 वाला श आ रहा है। वो गलत है दोस्तों, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होगा और मान लो आप शंकर शर्मा हो और इंटरव्यू में आपसे पूछा गया आपके नाम में जो श आ रहा है वो कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए मेरे नाम में जो श आ रहा है वह तालब श होना चाहिए, ना कि सलेट वाला से, शंकर वाला से। ऐसे जवाब नहीं देते हैं दोस्तों। तो ये ध्यान रखना, ये है इनके उच्चारण स्थल। शब्दकोश में भी यही क्रम रहेगा। अगर 4 लड़के इन नाम के हैं तो हाँ, एक बात और है शब्दकोश में, ये जो नाम है हिंदी डिक्शनरी में, जैसे इंग्लिश में लास्ट का नाम जेड पर मिलता है, जैसे स्कूल की जब हाजिरी होती है कि जब ज़हीर खान आता है या फिर जावेद आता है, जैसे वो लास्ट में आता है, ऐसे ही हिंदी शिक्षकों के लिए बता दिया जाए कि जो हिंदी के टीचर जब रोल नंबर सेट करते हैं तो उसमें लास्ट का नाम किससे होगा, है पर होगा। पहला नाम तो मैंने बता दिया, सबसे पहले अंग होगा। मान लो अंगद हो या अजय हो, तो इन दोनों के रोल नंबर में फर्स्ट कौन होगा, ये होगा। हिंदी के रोल नंबर में स्टार्ट होता है अंग से, लेकिन हिंदी शब्दकोश का ये होगा शब्दकोश का अंतिम वर्ण। वैसे मैंने लास्ट जो पिछली वीडियो है व्यंजन की पार्ट फर्स्ट, उसमें मैंने शब्दकोश का थोड़ा सा विस्तार से वर्णन किया है, और अच्छी तरह से विस्तार हम करेंगे जब टॉपिक ही चलेगा शब्दकोश का। फिलहाल एक बात ध्यान रखना, जो है होता है वो शब्दकोश का अंतिम वर्ण है दोस्तों। फिलहाल तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, ये तो है वर्णों का क्रम, शीला ऋषि की संज्ञनी है, ये है वर्णों के क्रम, और ये है उच्चारण स्थल। एक तरीका और है उच्चारण स्थल सूत्र। दोस्तों, आपने अगर एक मूवी देखी होगी सुपर 30 मूवी, उसमें ऋतिक रोशन का एक छोटा सा डायलॉग होता है कि ये जो अमीर अमीर लोग हैं इन्होंने अपनी तैयारियां खुद कर ली और हमारे लिए गड्ढे खोद दिए, तो हम उन गड्ढे को छलांग कैसे लगाते हैं, क्योंकि हम तो जब जीतेंगे जब उनसे छलांग लगाएंगे। हमारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए छलांग लगाने का मतलब सिर्फ यही है कि हम एक ऐसी ट्रिक का निर्माण करेंगे जिससे हम हमारे आगे तक की वीडियो को उनके ज़रिए हम पढ़ाई को बेस्ट कर सकें। तो ये ध्यान रखना, कैसे याद करते हैं, ता, ये दूसरा मुंह और ये दे, तामूद, इसकी ट्रिक बन जाएगी। उच्चारण स्थल सूत्र ट्रिक क्या होगी, तामूद कंठ, ये ट्रिक याद रखना, शीला ऋषि की संज्ञनी है, तामूद कंठ है। और अगर ये याद ना हो तो एक तरीका और है, शैसे शालू, और उच्चारण स्थल हो गया तालु। और अगर मैं कहूँ मूसा, हमारे एक नबी हैं मूसा, तो मुँह से मूर्धन्य शैसे षटकोण। और अगर बात करें मैं हूँ ईश्वर का दास, तो ये दंतवर्ण हो गया और ये सैसलेट हो गया। इसे भी हम ट्रिक के रूप में यूज़ कर सकते हैं, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ ट्रिक से हों, इसलिए मैंने आपको पहले इनका नॉलेज दिया है, उसके बाद मैंने इनकी ट्रिक का निर्माण किया है। तो दोस्तों, हमने व्यंजनों में मूल व्यंजन पूरे 33 व्यंजनों को कंप्लीट किया है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजनों को, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी संयुक्त के बाद विकसित व्यंजनों को। हालांकि नेक्स्ट 2 वीडियो में हमारे पूरे व्यंजन हो जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमने मूल व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन पढ़ लिया। मैं आपको बताया तो हमारे नेक्स्ट पार्ट में क्या क्या बचेगा। ये वीडियो, ये क्लास तो यहीं पे फिनिश होती है, अगली क्लास में हम संयुक्त व्यंजन पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, संयुक्त व्यंजन पढ़ेंगे। इसके बारे में कम से कम 20-30 मिनट का वीडियो बनेगा। संयुक्त व्यंजन के बाद हमारा विकसित व्यंजन होगा और फिर अयोगवा, ये दोनों मिलकर भी 30-30 मिनट का वीडियो होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट, हालांकि सारी क्लास इम्पोर्टेंट है, इसके बाद रहेगा हमारा एक व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण जिसमें आप समझते हो ना, वो सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, जिन भी छात्रों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, ऐसा शानदार ट्रिक में आपको वीडियो में शानदार मजा आएगा। ये वादा है कि जो छात्र एक बार वीडियो को देख लेगा उसके लाइफ से कभी भी अघोष सघोष नहीं निकल पाएगा, बशर्ते वो एग्ज़ाम के टाइम पे थोड़ा सा रिमाइंड एक बार देख जाए, लिखने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके बाद हम एक उच्चारण स्थल चार्ट बनाएंगे और इसके बाद हम अनुनासिक, अयोगवाह और अनुस्वार जैसे वर्णों का अध्ययन करेंगे।
और फिर हमारा वर्ण विचार पहला पार्ट फिनिश होगा। आप चाहें तो इनके क्वेश्चन हमारे कलाम इंस्टीट्यूट पर कमेंट्स डालिए, आपको पूरा PDF 3000 क्वेश्चनों का आपको सेंड कर दिया जाएगा, लेकिन सेंड उसी को किया जाएगा जिसके कमेंट बॉक्स में नंबर आएंगे। और प्लीज़ अगर आपके मन में भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन है इनसे तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लगाएं, क्योंकि मेरी 6 वीडियो कंप्लीट होने के बाद 7वीं वीडियो आपकी समस्यात्मक वीडियो रहेगी, जिसमें मैं आपको क्लियर करूँगा। लेकिन समस्याएँ होनी चाहिए, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं मैं समस्यात्मक वीडियो बनाऊँ, समस्यात्मक होंगी नहीं तो मैं बनाऊँगा कैसे। लेकिन हाँ, इसके बाद जिस टॉपिक से आपको डर लगता है वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा संधि, उसका नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।